सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 30 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट की परीक्षा का PYQ करेंगे। नव वर्ष शुरू हो गया कल से ही। आज 2 जनवरी है, तो कहने का ये अर्थ है कि नव वर्ष में नए उमंग के साथ आप लोग सीटेट की तैयारी में लग जाइए। और जैसा कि सीटेट का फुल फॉर्म हम लोग क्या जानते हैं, सीटेट का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप नए वर्ष में नए जोश और नए उमंग के साथ आप इसके फुल फॉर्म को मन ही मन बदल लीजिए, इसको कर दीजिए कॉम्पिटिटिव टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब ये है कि आप इस टेस्ट को पात्रता मत समझिए कि सिर्फ हमको पास करना है, आप इसको कंपटीशन समझ लीजिए, क्योंकि जितना अधिक से अधिक नंबर आ जाए उसको अर्जित करना है। क्योंकि इसी का सीटेट और बीटेट का ही नियुक्ति में अब 60% अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको पात्रता मत समझिए, कॉम्पिटिटिव समझ लीजिए, कंपटीशन समझ लीजिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए नए जोश और उमंग के साथ, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। और यदि आपका इसमें परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है तो इसका 60% आपके मेधांक में जुटेगा, तो आपकी नियुक्ति पहले होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है, यदि आलू टमाटर और प्याज, यदि आलू टमाटर और प्याज की कीमत रुपये में क्रमशः का अर्थ हुआ कि जिस क्रम में यहाँ पर नाम दिया हुआ है उसी क्रम में आपको यहाँ पर मूल्य भी दिया हुआ है। क्रमशः 20 रुपये प्रति किलोग्राम क्या है, आलू। फिर उसके बाद 20 रुपये प्रति 500 ग्राम टमाटर, और के बाद है प्याज, यानी प्याज का कीमत हो गया 12 रुपये 25 पैसे प्रति 250 ग्राम है। तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीद की मूल्य कीमत में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। प्राइस नहीं बताना है, कुल मूल्य नहीं बताना है, मूल्य में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे वो बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसका हमारे लिए डायग्राम, सब्जी आलू टमाटर प्याज, मूल्य जो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम है आपको आलू, यानी 20 रुपये प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम का 20 रुपये। टमाटर 20 रुपये 500 ग्राम, 20 रुपये 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम टमाटर लेते हैं तो उसका मूल्य है 20 रुपये। प्याज जो है 12.25 रुपये प्रति 250 ग्राम, तो 12 रुपये 25 पैसे प्रति 250 ग्राम, मतलब ये हुआ कि 250 ग्राम बराबर 12.25 यानी 12.25 रुपये हुआ। खरीदी गई है मात्रा 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और प्याज खरीदा गया है 0.75 किलोग्राम, यहाँ पर केजी दे दिया गया है। तो अब इसका राशि कितना होगा, तो 1 किलो आलू का दाम 20 रुपये, 2 किलो का हो जाएगा 2 गुना 20 यानी कि 40 रुपये। ठीक है, 500 ग्राम का दाम है 20 रुपये और 500 ग्राम खरीदा भी गया है, यानी कि इसका प्राइस आपको हो गया 20 रुपये। इसका प्राइस आपको हो गया 20 रुपये। यहाँ देखिए, यहाँ केजी में दिया गया है और यहाँ पर दाम दिया गया है ग्राम में, तो दोनों में से किसी को चेंज कर लीजिए, एक राशि कर लीजिए, इसी को बदल लीजिए केजी में या इसी को बदल दीजिए ग्राम में। तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए बड़ी राशि है केजी, ग्राम में बदलना है इसको 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब देखिए दशमलव उड़ेगा, इस पर 1 पर 2 शून्य बैठेगा, 1 शून्य इससे और ये शून्य इससे, यानी कि 75 गुना 10 750 ग्राम हुआ। ठीक है, तो 250 ग्राम का दाम है 12.25 यानी 12 रुपये। यहाँ पर लिया गया 750 ग्राम, यानी इसका 3 गुना लिया गया है। 250 दिया 750 होता है, तो जब 3 गुना लिया गया है तो मूल्य भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुना 12.25। इस तरीक़ा से देख लीजिए, 75 3 5 15 का हासिल 1 दूध के 6 1 7 दशमलव 12 तिया 36। तीनों का प्राइस जोड़ दीजिए, 6 4 2 6 3 9 96 रुपये 75 पैसे। कुल प्राइस जो हुआ 96 रुपये 75 पैसे। यदि इसका कुल पूछता कुल रुपए कितने, तो इतना हम लोग लिख देते, लेकिन कहता 25 पैसे के सिक्के इसमें कितने होंगे। तो जानिए एक चीज़, जानते हैं हम लोग, चूँकि 1 रुपया में जो होता है ना वो 100 पैसे होते हैं, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो इतना रुपया में कितने पैसे होंगे,
इसीलिए 96.75 रुपया में कितने पैसे होंगे? 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 2 गुना 100, 3 रुपया में 3 गुना 100, तो इतना में कितना? तो इससे गुना हो जाएगा 96.75 गुना हो जाएगा 100 से। दशमलव जब उड़ेगा तो 1 पर 2 शून्य बैठेगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी ये हो गया 96.75 पैसे। इस रुपया को हम लोग पैसे में बदल लीजिए। अब कहता है कि इसमें 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो 25 से भाग दे देंगे, 25 पैसे से भाग दे देना है कुल पैसे में, 96.75 पैसे में भाग दे देना है। ये हो जाएगा 25 तिया 75, 6 में से 5 गया 1, 9 में 7 गया 2, आ जाएगा 7, 25 8 200, यहाँ बच जाएगा 17, उतर जाएगा 5, यानी 25 7 175 फिनिश। यानी कि 387 25 पैसे के सिक्के होंगे इतने में। तो 387 यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। इसको समझिए 1 मिनट के लिए। आलू का प्राइस दिया हुआ था 20 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का दाम 20 रुपये। टमाटर दिया हुआ था 20 रुपये प्रति 500 ग्राम का, यानी 500 ग्राम का दाम 20 रुपये। प्याज दिया हुआ था 12.25 रुपये, यानी 12 रुपये प्रति 250 ग्राम का। ये खरीदा गया 2 kg, ये 500 ग्राम, और ये खरीदा गया था 0.75 kg। तो kg को हम बदलना है ग्राम में, क्योंकि यहाँ भी ग्राम था तो 1000 से गुना कर दिए, दशमलव उड़ा, 2 अंक था, 2 शून्य बैठा, 2 शून्य कट गया, यानी 750 ग्राम हुआ। तो 1 किलो का दाम 20 रुपये, 2 किलो का हो गया 20 दूनी 40 रुपये। 500 ग्राम का दाम 20 रुपये, 500 ग्राम खरीदा भी गया था तो सीधा 20 रुपये। यहाँ देखिए 250 ग्राम का दाम था 12.25, तो इसका खरीदा गया 750, यानी कि इसका तिगुना खरीदा गया, 250 तिया 750 खरीदा गया। जब तिगुना खरीदा गया तो दाम भी तिगुना हो गया, 12.25 गुना 3 किए तो 3 से गुना किए तो 25 तिया 75, 12 तिया 36 रुपये 75 पैसे, सबको जोड़े 96 रुपये 75 पैसे। और अब कहता है इसमें 25 पैसे के कितने होंगे? यदि सिर्फ प्राइस पूछता तो हम इसको बता देते कि इतना रुपया हुआ, लेकिन 1 रुपया में जब 100 पैसा तो इतना रुपये में कितने पैसे हैं? तो गुना कर दिए 100 से, दशमलव उड़ा, 2 शून्य बैठा, दोनों कट गया, 9675 पैसे। तो 9675 पैसे में कितने 25 पैसे? तो इसमें 25 से भाग दे दिए, 387 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उस सबसे छोटे मान को दर्शाता है? सबसे छोटे मान को दर्शाता है जब n कहने का अर्थ है एक प्राकृतिक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है किसका? प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती शुरू करते हैं हम लोग 1 से, तो पहला प्राकृतिक संख्या 1 होता है। 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक गिनती कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी अनंत होता है। तो इसमें n का कोई भी एक मान ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, जो मान आवे कोई एक प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, ठीक है ना। पहला है n भागा 2, दूसरा है आपको n में भाग करना 0.7 से, तीसरा है आपको n डिवाइडेड बाय 1.2, और चौथा है आपको n गुना 1.2। माना n बराबर कोई भी एक मान लीजिए, मान लीजिए एक ही मान लेते हैं, ठीक है। तो n के बदले 1 लिख दीजिए यहाँ पर n के बदले 1 भागा 2, यहाँ पर भाग कर रहे हैं 2 से, नहीं कुछ तो बटे 1 कर दीजिए। 1 भाग को जैसे ही गुना करेंगे तो पलट जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा, 1 गुना 1 बटे 2। 2 में 1 से भाग देके देख लीजिए, 2 में 1 से भाग देके देख लीजिए, दशमलव दीजिएगा, 2 पंच 10, यानी 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। यहाँ n के बदले हम 1 रखेंगे, सब में 1 ही रखेंगे। आपकी इच्छा, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 भागा n के बदले 1 भागा 0.7, ठीक है। यहाँ नहीं कुछ तो बट्टा 1 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 भाग को जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बटे 0.7, 1 गुना 1 1, यहाँ हो गया 0.7, दशमलव उड़ेगा तो ऊपर शून्य बैठ जाएगा, 10 बटे 7 हो गया। 7 से भाग दीजिए 10 में, 1 3 आया, दशमलव देंगे, शून्य बैठेगा, 7 चौके 28, 2 है ना, शून्य देंगे, 7 दूनी 14, फिर 6। इस तरीका से ये बढ़ते रहेगा। तो दशमलव के 2 अंक तक हम लोग ले लेते हैं, 1.422 आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ n के बदले 1 देंगे हम, तो 1 भागा 1.2,
1, यहाँ ने कुछ तो बट्टे 1 कर दीजिए। भाग को कैसे करते हैं, जैसे गुना करते थे पलट जाएगा, 1/1.2, 1 गुना 1 1, 1.2, दशमलव उड़ेगा, यहाँ शून्य बैठ जाएगा, है ना। ये आपको हो गया 10/12, 10/12, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5/6 आ गया। अब 6 से भाग दे दीजिए 5 में, नहीं लगेगा, 0.050, 6 8 48, 2, 6 3 18, फिर 2, ये फिर 3 3 आते रहेगा जिंदगी भर, यानी 0.833 ये आते रहेगा। अब यहाँ देखिए n के बदले हम दे देंगे 1 रखे हैं ना, तो 1 गुना 1.2, तो 1 से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1.2 ही होगा। n का मान हम 1 रख के देखें, आपकी इच्छा है 5 10 जो रखना है रख के देख लीजिए, बस प्राकृतिक संख्या रहे ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना है। अब देखिए चारों में छोटा कौन सा है, ये 1.42 है, ये 1.2 है, ये दोनों तो बड़ा है, 0.5 पहला, दूसरा 1.42, तीसरा 0.833, चौथा 1.2। छोटा मान खोजना किसका आया, तो यहाँ देखिए दशमलव से इधर बाएं ओर जो है यहाँ पूरी संख्या है, तो ये दोनों तो बड़ा हो गया। अब इन दोनों में देखिए छोटा कौन है, 0.5, 0.833, यानी कुछ शून्य दे सकते हैं आप। अब देखिए दशमलव से पहले तो बराबर है, तो दशांश देखेंगे, दशांश यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, उधर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, यहीं पर 5 है, ये छोटा है, इसका मतलब ये संख्या छोटा है इससे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है, यानी n/2, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये मान इन चारों में छोटा आया, इसका मतलब n/2 जो है यहाँ पर सबसे छोटा मान होगा, ऑप्शन नंबर 1। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 257 के द्विआधारी प्रतिनिधित्व में द्विआधारी अंकों की संख्या कितनी है। देखिए ये 257 जो है ना अभी दार्शनिक प्रणाली में है, ठीक है ना। इसको कहता है कि हम द्विआधारी पद्धति में लिखेंगे तो कितने अंक होंगे। इसको ऐसे बनाइए, 257 है, इसमें 2 से भाग दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 17, 2 8 16, शेषफल 1 बच जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 6 के 12, 2 4 के 8, शेषफल 0 बच जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 32, शेषफल 0 बच जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 16 में 32, शेषफल 0। फिर 2 से लगाइएगा 2 8 16, शेषफल 0। फिर 2 से लगाइएगा 2 चौके 8, शेषफल 0। फिर 2 से लगाइएगा 2, फिर शेषफल 0। फिर 2 से लगाइएगा 2 एकम 2, शेषफल 0। अब आप गिनती कर लीजिए कि इसमें कितने अंक आए। तो गिनती जो करना है वो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक गिनती कर लेना है, यानी इसके बीच में 1 देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार शून्य देना है, 2 2 4 5 6 7 बार शून्य और यहाँ पर 1, यानी कि 7 8 9 अंक हुआ। कुल कितने अंक, 9 अंक, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। कैसे किए, 257 में द्विआधारी करना था, 2 से भाग दिए, 128 बार में लगा, 1 शेषफल बच गया, तो वही लिखे 128 बार और 1 शेषफल। फिर 128 में 2 से लगाए, 64 बार में विभाजित हो गया, शेषफल 0। फिर 264 में 32, शेषफल 0। 2 से 16 कट गया पूरी, शेषफल 0। फिर 2 से 8, शेषफल 0। अंतिम में यहाँ पर 1 बच गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुल अंक जो है यहाँ पर इस तरीक़ा से यहाँ लिखा जाएगा, यानी इसमें कुल 9 अंक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखिए सवाल नंबर 2 से मिलता जुलता सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मान, किसका अधिकतम मान। सवाल नंबर 2 में कह रहा था न्यूनतम मान, अब बाकी चीज एक ही है। अधिकतम मान है यदि n एक प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो 1 से शुरू ही होता है और अनंत तक जाती है। तो यहाँ दिया हुआ है n जो है बड़ा है 1 से, मतलब n का मान 1 से ज़्यादा है, तो 1 से तो शुरू ही होता है, 1 2 3 4 5, तो n का मान तो 1 से ज़्यादा है ही। यहाँ पर आप क्या कीजिए, n का कोई एक मान ले लीजिए। तो पिछले सवाल में हम 1 लेके किए थे, 2 आपके लिए छोड़ देते हैं, 3 से हम करके यहाँ देखते हैं, ठीक है ना।
कोई एक मान ले लीजिए n का, n बराबर 3, माना n बराबर 3, तो पहला कहता है 5 प्लस n, दूसरा कहता है 5n, तीसरा कहता है n प्लस 5/2, चौथा कहता है 5n माइनस 2। देखिए 5 है, n के बदले हम क्या लिख देंगे, 3 माने हैं तो सब में 3 ही रखेंगे, 5 n के बदले 3, 5 3 8 इसका मान आया, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना में होता है, 5 गुना n का मान कितना है 3, तो 3 5 तिया 15। यहाँ देखिए n के बदले रखेंगे मान, n का मान 3, 3 प्लस 5/2, तो 5 3 8/2 यानी कितना हो गया 4/1 यानी कि 4। यहाँ देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है बीच में तो गुना में है, यानी 5 गुना n माइनस 2, 5 n का मान हम कितना रखें 3 ना, तो 5 3 2 5 तिया 15, 5 तिया 15 घटा 2 कितना हो गया 13। देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, यहाँ 4 है, यहाँ 13 है, किसका मान अधिकतम है, यहाँ ज़्यादा 15 है, तो ये 5n आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऐसे भी समझ लीजिए 5n मतलब गुणनफल है, यहाँ बीच में क्या है गुणनफल, गुणनफल में तो बढ़ता ही है, गुणनफल तो ज़्यादा होता ही है, दो संख्या गुना जो है ना वो और सबसे ज़्यादा होता है, घटाव भाग जोड़ से ज़्यादा होता है गुना, 5n ही होगा। ऐसे आप जान लीजिए ना, हम n का मान यहाँ 3 मान लिए, सब में 3 रखे हम, इसका 8 इसका 15 इसका 4 इसका 13, तो अधिकतम किसका आया 15 आया, यहाँ पर अधिकतम किसका 5n का मान अधिकतम आया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कागज के एक शीट पर लाल और काले रंग के बिंदु अंकित हैं, लाल बिंदु काले बिंदु से बड़ा है, लाल वाला जो है बड़ा है। उस शीट पर जया और रानी चूड़ियां फेंक रही थी। चूड़ी के अंदर प्रत्येक लाल बिंदु के लिए उन्हें 10 अंक और प्रत्येक काले बिंदु के लिए 1 अंक मिलेगा। जो अधिक अंक प्राप्त करेगा वह विजेता होगा। जया की चूड़ी के अंदर 3 लाल बिंदु और 4 काले बिंदु हैं और रानी के चूड़ी के अंदर 2 लाल बिंदु और 12 काले बिंदु हैं। विजेता का पता लगाइए और कारण बताइए। देखिए सवाल फिर से हम पढ़ते हैं। कहता है कागज के एक शीट पर लाल और काले रंग के बिंदु अंकित है। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़ा है। जैसे देखिए ये कागज का शीट है, ये मान लीजिए कागज का शीट है, ठीक है। इस पर लाल वाला बड़ा बिंदु है, लाल वाला बिंदु जो है बड़ा बिंदु है, ठीक है, लाल वाला बिंदु बड़ा बिंदु है। इसके बाद इसी पर काले वाले बिंदु हैं, इसी पर काले वाले बिंदु हैं जो कि लाल वाले से छोटे हैं, जो कि लाल वाले से छोटे हैं, लाल वाले से छोटे छोटे बिंदु हैं, ठीक है। इस पे चूड़ियां फेंक रही है। कौन कौन चूड़ियां फेंक रही है? जया फेंक रही है और रानी फेंक रही है, जया और रानी फेंक रही है। कहता है लाल बिंदु के लिए 10 अंक मिलते हैं। चूड़ी फेंकता है, ऐसा खेल जैसे मेला में देखा जाता है। चूड़ी फेंका जाता है, यदि लाल रंग को घेर लेता है तो उसके लिए उसको 10 अंक मिलते हैं, ठीक है। और काले बिंदु के लिए 1 अंक, यदि काला वाला में घेरता है तो इसके लिए 1 अंक मिलता है। काला वाला के लिए 1 अंक, लाल के लिए 10 और काला बिंदु के लिए 1 अंक मिलता है। कहता है कि जया की चूड़ी के अंदर 3 लाल है, 3 लाल और 4 काले। जया चूड़ी फेंकती है तो 3 लाल को घेरती है और 4 काले को घेरती है। रानी जो है, रानी की चूड़ी के अंदर 2 लाल 12 काले। रानी के चूड़ी के अंदर 2 लाल और 12 काले आते हैं। कहता है दोनों में से अधिक अंक किसको मिला है, कौन विजेता होगा, जिसको ज्यादा होगा। तो 3 लाल, जया 3 लाल घेरती है, 1 लाल पर 10 अंक, तो 3 लाल पर बिल्कुल सही 3 गुना 10 प्लस 4, 1 काला पर 1 तो 4 काला पर 4 यानी 4 गुना 1, तो 3 दहाई 30 प्लस 4 गुना 1 4। पहले गुना की क्रिया होगी तब जोड़ी क्रिया होगी, तो 3 दहाई 30 अंक इधर, 4 गुना प्रत्येक पर 1 तो 4, 30 4 34 अंक किसको मिला, जया को। जया को मिला 34 अंक। रानी का देखते हैं, 2 लाल है तो 1 लाल पर 10 अंक, 1 लाल पर 10 अंक, तो 2 लाल पर तो 2 गुना 10 यानी कि
20 अंक प्लस काले में 1 अंक, तो 12 को काला है तो 12 गुना 1 यानी कि 12, 20 12 कितना हो गया 32, रानी को मिला है 32। तो यहाँ पर जया को अधिक अंक है, तो जया बड़ी है, अधिक अंक है किससे, रानी से। तो विजेता कौन होगी, जिसको अधिक अंक है, यानी कि जया को 2 अंक अधिक है इससे, इसको 34 है, इसको 32 ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। वो कह रहा है कि जया विजेता होगी, विजेता का पता लगाइए, तो जया विजेता होगी क्योंकि इसको रानी से अधिक अंक मिलते हैं, यानी कि इस तरीका से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, कहता है 36, 54 और 60 के लघुत्तम समापवर्त यानी लौस और महत्तम समापवर्तक यानी कि मौस के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यानी इसका लौसा निकाल लीजिए, इन तीनों का मौसा निकाल लीजिए, दोनों का अंतर कर दीजिए यानी घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग 36, 54 और 60 का लौसा निकाल लेंगे। तो लौसा तो हम लोग 3 तरीका से निकालते हैं, है ना, भाग विधि, आवाज गुणनखंड विधि और अपवर्तक। वो तो हम तीनों विधि से नहीं, सिर्फ भाग विधि से हम निकाल लेते हैं, इजी वे में जल्दी निकल। 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 18, ये होगा 27, ये होगा 30, फिर 2 से लगाएंगे ये 9, ये 87 रह जाएगा, ये 15। अब 2 से तो कोई लगेगा नहीं, 3 से लगा देते हैं, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 5 15, फिर 3 से लगा देते हैं, 3 का 3, 3 तिया 9, ये 5 ही रह जाएगा। इसीलिए इसका लौसा कितना हो जाएगा, लौसा हो जाएगा आपको 2 गुना 2 2 बार, 2 गुना 2 2 बार, 3 गुना 3 3 गुना 3, गुना 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर गुना 3, फिर गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 1 36, ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक 36 हो गया, 5 तिया 15, गुना कर दीजिए, 15 छाके 90 का 0 हासिल 9, 15 तिया 45, 15 तिया 15 छाके 90 का 0 हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 यानी कि 54, 540 इसका हो गया, दोनों का गुना हो गया। अब इसका मौसा निकाल लीजिए भाग विधि से। तो 36, 54, 60 का अब मौसा निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो 36 से लगा देंगे 54 में, एक बार में लगेगा 36, 14 में 6 गया 8, 18 बचा। अब 18 में भाग दे देंगे 36 से, 18 दूनी 36, कितना बच गया 18, प्रॉपर्टी बचत हो गया। अब 18 से देंगे किस में, 60 में, 18 तिया 54, 6 बचेगा। अब 6 में लगाएंगे 18 में, 36 के 18, अंतिम भाजक जो है वो मौसा होता है, मौसा बराबर 6, 540 यहाँ 6 यहाँ लिखेंगे, इसीलिए अंतर बराबर, इसीलिए अंतर यानी घटाव यानी व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन 540 में से 6 घटा दीजिए, जो ज़्यादा उसमें से कम निकाल दीजिए। तो 540 में से 6 गया तो 534 बचेगा, घटा के देख लीजिए ना, 10 में से 6 जगह यहाँ 3 1 10, 10 में से 6 गया 4 3 534, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। मौसा समझ गए होंगे आप लोग। 36 से 54 में भाग देंगे, घटाए, एक बार में लगा 18 आया। अब विभाजित तो पूरा पूरी हुआ नहीं, तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ 0 आ जाए। फिर 18 से जो शेष बचा भाग दे देंगे इस 36 में, 2 बार में विभाजित, पूरा पूरी हो गया विभाजित। ठीक है, यदि इन दोनों का निकालते हैं मौसा तो यहीं पर हो गया विभाजित, 18 होता, लेकिन है तो 60 भी। तो अब इसके अंतिम भाजक 18 से हम देंगे 60 में भाग, 3 बार में लगा 6 आया। अभी 6 शेष में इस भाजक से लगा देंगे 6 से 18 में, 3 बार में विभाजित, यहाँ 0 0 बच गया। तो अंतिम भाजक जो है वो 6 है, यानी इसका तीनों का मौसा जो है वो 6 है। तब तक करते रहना जब तक कि 0 ना आ जाए, और अंतिम भाजक जो है वो मौसा होता है। तो लौसा माइनस मौसा दोनों का अंतर निकाल दिए 534, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि मिसबाह ने कागज के वर्गाकार टुकड़े को, मिसबाह ने कागज के वर्गाकार टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं खींचकर 10 बराबर भागों में बांटा है।
इनमें से उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से रंग दिया। बाद में कागज को लंबवत रेखाएं खींचकर 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न रंगीन भागों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? देखिए यहां पे हम सबसे पहले एक आयताकार टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज रेखाएं और उदग्र रेखाएं, हम बताए हैं कि ये जो होता है ये क्षैतिज रेखाएं होता है और ऊपर से नीचे जो होता है लंबवत उसको उदग्र रेखा कहते हैं। तो ये क्षैतिज रेखाएं हैं और ये उदग्र रेखाएं हैं। तो पहले क्या करता है, क्षैतिज खींच के इसको 10 बराबर भागों में बांटता है। अभी ये वर्गाकार है, पहले क्षैतिज खींचता है, ये क्षैतिज हुआ और ये लंबवत, उसको उदग्र बोलते हैं। तो 10 बराबर भागों में पहले बांटता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और मान लीजिए यहाँ पर है ये 10वां, 10 बराबर भागों में बांट दिए, सब बराबर भाग समझ लीजिए। कहता है कि 10 बांटने के बाद अब जो ये आयताकार पट्टी बन गया है इसमें से 6 आयताकार को रंग देता है, 6 आयताकार को लाल रंग से रंग देता है। तो 6 यानी कि ये पहला आयताकार पट्टी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है ना। यहां तक को ये रंग देता है, लाल रंग से रंग देता है। कितना बच गया, 1 2 3 4, सभी बराबर ही हैं, थोड़ा सा खींचने में हो गया, 6 रंग आ गया, 4 बाकी है। अब जो है इसका भिन्न क्या होगा, अभी यदि हम कह दें कि छायांकित भाग का भिन्न, छायांकित भाग का भिन्न, जिस समय हम भिन्न बता रहे थे उस समय ऐसे ऐसे सवाल हम जरूर किए थे। आपको यदि भिन्न में दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक कंसेप्ट करके दिया हुआ है लिंक, उसमें जाकर आप भिन्न देख लीजिए, आपके समझ में ये बिल्कुल आ जाएगा। तो कुल कितना है 10, रंगा हुआ भाग है 6, तो रंगा हुआ भाग का कितना हिस्सा, कौन सा भिन्न होगा, तो छायांकित भाग का भिन्न। तो इसका हम बताए थे छायांकित भाग बटे कुल भाग। तो छायांकित भाग अभी कितना है, तो 6 भाग छायांकित है और कुल कितना भाग है 10, तो 6 बटे 10 इसका मान हुआ, 6 बटे 10 रंगा हुआ है, ठीक है ना, 6 बटे 10। इसको हम लिख सकते हैं 6 बटे 10, मतलब ये हुआ कि कुल 10 है उसमें से 6 रंगा हुआ है, वही हुआ। अब फिर क्या करता है, बाद में कागज को लंबवत रेखाएं खींचकर 10 बराबर भागों में बांटता है। कहता है इतना करने में रुका नहीं, अब फिर लंबवत खींच के फिर जो है वो 10 भाग बांटता है। खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए लंबवत भी 10 भाग बांट दिया, तो 10 इधर से 10 10 है 100। अब जो है ये भाग जो है ना 100 भाग हो गया। कितना भाग हो गया, 100 भाग हो गया। तो अब रंगीन भाग को दिखाएंगे तो क्या होगा, रंगीन भाग को दिखाएंगे तो क्या हो गया, प्रत्येक का 10 10 टुकड़ा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 60 हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 40 हो गया। तो रंगीन का जो भिन्न बनेगा वो बनेगा यानी कि छायांकित भाग यानी 60 बटे कुल भाग, तो कुल कितना 100, 60 बटे 100, 60 बटे 100। अब बात को समझिए कि आप इस भिन्न को 6 बटे 10 भी कह सकते हैं, यदि फिर 10 10 भाग बांट दिए तो इसको आप 60 बटे 100 भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज हुआ। तो क्या क्या एक चीज हुआ, 6 बटे 10 या इसी को आप 60 बटे 100 भी कह सकते हैं और कुछ कह सकते हैं, कैसे देखिए यहाँ पे 6 बटे 10 है ना, मेरी इच्छा है कि हम दोनों को विभाजित हो रहा है 2 से कर दें, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, इसको आप 3 बटे 5 भी कह सकते हैं, रंग विभाग को 3 बटे 5 भी कह सकते हैं, 6 बटे 10 भी कह सकते हैं, 60 बटे 100 भी कह सकते हैं। तो देखिए कहता है कौन सा नहीं कह सकते हैं, तो 3 बटे 5 तो हम कह सकते हैं, 6 बटे 10 तो हम कह सकते हैं, 60 बटे 100 तो हम कह सकते हैं, 2 बटे 5 हम इसको नहीं कह सकते हैं। 2 बटे 5 कहने का अर्थ ये होता है कि कोई 5 है कुल भाग, उसमें से 2 ही रंगा हुआ है,
तो ये यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही नहीं है इसके लिए। ये तीनों सही था इसके लिए और हमको नहीं ही खोजना है। तो ये तीनों सही था और ये सही नहीं था, यानी 2/5 इसको निरूपित नहीं करेगा, बाद बाकी ये तीनों इसको निरूपित करेगा। जो नहीं करेगा हमको वही खोजना था, क्योंकि नहीं प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी 2/5 इसको प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कहता है कि अर्पणा के पास कागज की एक शीट इस प्रकार थी, इस प्रकार से एक शीट उसको था। उसने एक मानक पासा, पासा मतलब हम लोग जो लूडो खेलते हैं उसमें जो फेंकते हैं पासा, वही पासा होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होता है, और उसमें 6 फलक होते हैं, और उसमें 6 फलक होते हैं। इस तरह का पासा होता है, इसमें 6 फलक, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इस तरह से 5, नीचे वाले में 6, इस तरीका से रहता है। उसने एक मानक पासा उछाला और शीट पर सभी संख्याओं को रंग दिया जाता है जो पासे पर आई संख्या के गुणज है, आई संख्या के गुणज है। यदि वह 1, 2, 5 और 7 रंग नहीं पाती है तो उछाल में प्राप्त संख्या को पहचानिए। देखिए कहता है 1 को, 2 को, 5 को और 7 को, इसको रंग नहीं पाती है, इसको हटा दीजिए। क्या सब बच गया? 15, 12, 18, 33, 42। ठीक है, हमको पासा पर क्या क्या प्राप्त हो सकता है? पासा पर हमको प्राप्त हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इतना हमको प्राप्त हो सकता है। अब आप ये देखिए 15, 12, 18, 33, 42 किसका गुणज है? किसका गुणज है? गुणज क्या होता है? जैसे 5 का गुणज निकालेंगे हम, 5 का गुणज, इसी का दूसरा नाम होता है अपवर्त्य, अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपुल। तो 5 का क्या सब गुणज होगा? 5, 10, 15, 20, है ना, इस तरह से अनंत तक। अब आप ये देखिए कि 15, 12, 18, 33, 42 इसमें से कौन ऐसा है जो सबको विभाजित कर देगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तो आपको रंगना नहीं है, 2 भी रंगना नहीं है, 5 भी रंगना नहीं है, 7 तो इसमें होता ही नहीं है, तो इसको छांट दीजिए। 1, 2, 5, 7 तो होता ही नहीं। 3, 4, 6 में देखिए, पहले हम 6 में ट्राई करते हैं, सभी इससे विभाजित होता है 6 से 15 पूरा विभाजित नहीं होता है, ये तो नहीं हुआ। 4 से ही ये विभाजित पूरा पूरी नहीं होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 से देखते हैं, तो 3, 5, 15, 3, 4, 12, 3, 6, 18, 11, 33, 34, 42, 3 से यहाँ पर सभी विभाजित है पूर्ण रूप से, यानी कि ये सारा जो है 3 का गुणज है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीका से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास यहीं तक, समय थोड़ा सा अधिक लग जाता है, आप लोग इसको फास्ट करके देख लिया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कब हम कौन सा बात बोलते हैं इस पे भी आप लोगों का नज़र रहना चाहिए। आज क्लास यहीं तक, यहाँ तक क्लास करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि CTET को सेंट्रल टीचर यूनिट टेस्ट मत समझिए, उसको कॉम्पिटिटिव टीचर यूनिट टेस्ट समझिए। तो सेंट्रल मत समझिए उसको, उसी को कॉम्पिटिटिव समझिए और लग जाइए नए साल में नए जोश और उमंग के साथ, क्योंकि अब इस रिजल्ट पे आपका बहुत कुछ निर्भर करता है। पुनः आप लोगों का शुक्रिया।